ये कहानी यूपी के इन दो नेताओं की है जिनको बीच कुर्सी को लेकर कई दिनों से अदावत चल रही है, बल्कि कई सालों से अदावत चल रही है। आखिरकार यूपी की मुख्यमंत्री की कुर्सी का असली हकदार कौन है, केशव प्रसाद मौर्य या फिर योगी आदित्यनाथ? दोनों नेताओं में ज्यादा ताकतवर कौन है, योगी या केशव? दोनों नेताओं में किसकी सबसे ज्यादा कमजोरी है? दोनों नेताओं के पास ऐसा क्या है कि उनकी बात आला कमान बहुत ध्यान से सुने? या दोनों नेताओं में ऐसी कौन सी खूबी है कि यूपी की जनता उनको अपना चीफ मिनिस्टर चुन ले या उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ देख ले? इन दोनों बातों को समझने के लिए कई साल पहले चलकर ही बात समझ पाएंगे। और केशव प्रसाद मौर्य के साथ योगी के शुरुआती दिनों से विवाद और फायदे नफे नुकसान की हर एक बात आपको समझ लेनी चाहिए दोस्तों। योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य से उम्र में बेशक 3 साल के छोटे हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव केशव से ज्यादा योगी के पास है। उम्र में अगर आप देखेंगे तो 26 साल की उम्र में ही योगी आदित्यनाथ पहली बार देश में सांसद बन जाते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उस उम्र में न तो सियासत में एक्टिव ठीक से थे और जब आए तो उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लगभग 43 साल की उम्र में केशव प्रसाद मौर्य ने अपना पहला चुनाव जीता। और इस बात को समझने के लिए शुरू करते उसी दौर से जहां से केशव प्रसाद मौर्य का सियासत में जन्म हुआ। 1980 में केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस की तरफ बढ़ने लगे। दोनों नेताओं में कोई तालमेल नहीं था या एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। केशव प्रसाद मौर्य धीरे धीरे आगे बढ़े और बढ़ते हुए सियासत में आगे बढ़कर आरएसएस के बाद बीएचपी की तरफ बढ़ गए और वहां पे बीएचपी के बड़े नेताओं से उनकी करीबियां बढ़ने लगी। उन दिनों यूपी में बीजेपी का वर्चस्व बहुत ज्यादा नहीं था। कल्याण सिंह के सत्ता में आने के बाद बीजेपी का वर्चस्व जरूर बढ़ा, लेकिन जिस वक्त में केशव प्रसाद मौर्य अपनी सियासी जमीन तलाश रहे थे उस वक्त बीजेपी से ज्यादा प्रभावशाली यूपी की सियासत के लिए वीएचपी हुआ करती थी दोस्तों। वीएचपी खुल के राम मंदिर का आंदोलन चलाती और उन्हीं राम मंदिर के आंदोलन के जरिए केशव प्रसाद मौर्य का कद बड़ा होता चला गया। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और 90 का दशक आ जाता है। केशव प्रसाद मौर्य के पास ना कोई पद आता है, ना ही चुनाव लड़ने का कोई मौका मिलता है। इसी बीच अयोध्या में जो कार सेवा होती है उसमें देश के बड़े नेता आते हैं और दुनिया भर की नजर उस पे अशोक सिंघल पे होती है। वो अशोक सिंघल जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन उनकी बड़ी भूमिका रही राम मंदिर में और उस कार सेवा आंदोलन में। उस आंदोलन में केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। वहां उनका क्या कद था इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में वहां पे पहुंचे थे और अपनी उपस्थिति वहां पे दर्ज कराई थी। यहां तक आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि केशव तो बहुत बड़े नेता हैं योगी से, वो कार सेवा में भी शामिल हुए, वो तो अशोक सिंघल के भी करीबी थे। योगी कहां 90 के दशक में थे, कोई मतलब उनकी बहुत खास पहचान नहीं थी। लेकिन देखिए वक्त बदलता है। 90 के दशक के बाद योगी की एंट्री गोरखपुर में होती है। गोरखपुर मठ में अपने गुरु अवैधनाथ के पास वो पहुंचते हैं और यहां से यूपी को एक नेता मिलने वाला होता है। और केशव प्रसाद की किस्मत में योगी का अंक भी अब दिखाई देने लगेगा दोस्तों। केशव प्रसाद मौर्य आगे बढ़े लेकिन चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। उसी बीच योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की जो मंदिर है, मठ है, गोरक्ष मठ, उनको वहां का गद्दी मिल जाती है। उनके गुरु अवैधनाथ उनको कमान सौंप देते हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहला चुनाव 1998 में लड़ते हैं और पहला चुनाव वो 50,000 वोटों से जीत लेते हैं दोस्तों। केशव प्रसाद मौर्य अभी भी राजनीति में कहीं भी एक्टिव थे जरूर, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। साल 2002 में केशव प्रसाद मौर्य पहला चुनाव प्रयागराज की पश्चिम सीट से लड़ते हैं और पश्चिम सीट से लड़ते हुए उन्हें इतनी करारी हार झेलनी पड़ती है कि उनका स्थान चौथा आता है और उन्हें वोट मात्र 7,000 ही मिलते हैं। और वहां से केशव प्रसाद मौर्य ने अपने राजनीति की शुरुआत चुनावी हार से ही की। उसके बाद फिर वो साल 2007 में चुनाव लड़े, लेकिन मायावती की सरकार तो बन गई, लेकिन वो बीजेपी के टिकट पे प्रयागराज की पश्चिम सीट से फिर से चुनाव हार गए। अब ऐसा लगा कि केशव प्रसाद मौर्य के जीवन में शायद राजनीतिक सफलता न लिखी हो या राजयोग की बात न लिखी हो। इन दिनों योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बढ़ चुका था और योगी साल 2002 में पूर्वांचल के बड़े नेता बन चुके थे और कई बार यह नारा सुनाई देने लगा था कि अगर पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। लेकिन जब 2007 में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे, उसी बीच योगी आदित्यनाथ एक बड़ी घटना का हिस्सा बने दोस्तों। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। तारीख थी 22 दिसंबर से 24 दिसंबर, साल था 2006। उन
दिनों अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक तौर पे संन्यास ले चुके थे और बीजेपी की पूरी कमान नितिन गडकरी या एलके आडवाणी जैसे बड़े नेताओं के हाथों में आ चुकी थी। और एलके आडवाणी के साथ बीजेपी आला कमान का एक जो है पूरा दल लखनऊ जाता है। कार्य समिति की बैठक होती है 22 दिसंबर से 24 दिसंबर 2006 को। योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद उस कार्य समिति की बैठक में नहीं पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि आपको यह कहा जा रहा कि आप हिंदुत्व का नैरेटिव गढ़िए, और बीजेपी जो है सॉफ्ट हिंदुत्व के नारे पे चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया नारा फेल हो चुका था और योगी इस बात पे टिके थे कि भाई अब हिंदुओं की बात करिए, हिंदुत्व की बात होनी चाहिए और हिंदुत्व को ब्रांड बनाइए। लेकिन बीजेपी और योगी की लाइन तकरीबन अलग अलग हुआ करती थी। इसी बीच योगी ने अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि योगी साल 1998 में जब पहली बार चुनाव जीते तो मात्र 13 महीने के लिए सांसद बने, क्योंकि केंद्र में अटल जी की सरकार चली गई और दोबारा चुनाव हुए 1999 में। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लड़े और ज्यादा वोटों से जीते। इसी बीच उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का एक गठन कर लिया और हिंदू युवा वाहिनी के गठन के बाद उनके साथ लोग तेजी से जुड़ने लगे। 2002 में महाराजगंज की उस घटना के बाद योगी बहुत पॉपुलर हो गए, जिसमें एक हिंदू परिवार के साथ कुछ गलत हुआ था और योगी सड़कों पर उतर गए। महाराजगंज पुलिस आज भी मानती है, महाराजगंज के लोग आज भी किस्सा सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर विनती करते हुए देखे गए थे वहां के कप्तान कि आप यहां से महाराज चले जाए, नहीं बवाल हो जाएगा। साल 2006 में योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को लेकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन करते हैं, हिंदू विराट सम्मेलन करते हैं और उसमें कई लाख लोग आते हैं। आप समझिए, लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और उसके बाद योगी को बहुत बड़ी पहचान मिली दोस्तों। जो लोग गोरखपुर में कहते थे योगी, अगर गोरखपुर में रहना है योगी योगी कहना होगा, वो कहानी भी बहुत दिलचस्प है। उसको सुनाने के लिए एक अलग से एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे। वो कहने वाले लोग पूरे पूर्वांचल में पैदा हो गए और योगी योगी कहना पड़ा लोगों को, और लोग कहने भी लगे, योगी को लोग प्रेम करने लगे। और 2006 में योगी का कद इतना था और उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य अपना दूसरा चुनाव हार रहे थे। यहां से आप ये आकलन करिए कि दोनों नेताओं में क्या कोई समानताएं आपको दिखती हैं, कोई समानता आपको दिखती है। दोनों नेताओं में अगर आप तुलना करेंगे तो अब तक आप किसको ज्यादा अंक देंगे, क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी यहीं से शुरू होती है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होती है और वहां से बीजेपी का अटल युग भी माफ करिएगा आडवाणी युग भी खत्म हो जाता है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को कोई चुनावी जीत अब तक नहीं मिली। 2009 के चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़े थे। साल 2012 में उनको यह संदेश मिला कि भाई आप प्रयागराज से तो चुनाव जीतने से रहे, आप एक काम करिए, आप कौशांबी के रहने वाले, आप कौशांबी चले जाइए, कौशांबी से चुनाव जीत जाएंगे। योगी आदित्यनाथ उस वक्त सांसद थे और वो विधानसभा चुनाव से अलग हुआ करते थे। पार्टी में उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं हुआ करती थी गोरखपुर मंडल को छोड़ के। केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी की सिराथू सीट चुनते हैं और सिराथू से वो चुनाव जीत जाते हैं। साल 2012 के चुनाव में बीजेपी प्रयागराज मंडल में विधानसभा के चुनाव में महज एक सीट जीती थी, वो सीट थी सिराथू। सिराथू से जीतने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को यह लगा कि भाई अब तो मैं बड़ा नेता हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि प्रयागराज मंडल की बीजेपी सब सीटें हार गई, तो केशव प्रसाद मौर्य जीते हैं तो बड़े नेता हुए। यहां से उन्होंने गलतफहमी शायद पाल ली, ऐसा उनके आसपास रहने वाले लोग बताते हैं। योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व पार्टी में कम, जनता के बीच ज्यादा बन चुका था। और बात शुरू होती है अब 2014 में। 14 में नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार आते हैं। योगी आदित्यनाथ का कोई कहीं खास जिक्र नहीं होता है। हमने आपको पहले भी बताया कि योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में जब गए थे नरेंद्र मोदी चुनावी रैली करने के लिए पहली बार, तो वो योगी का नाम पढ़कर बताते हैं या लेते हैं स्वागत के दौरान। लेकिन योगी का कद जनता के बीच बहुत था और जो खौफ था योगी का वो मुलायम और मायावती की सरकार के बीच बहुत था। 2014 में बीजेपी बम्पर जीत हासिल करती है और केशव प्रसाद मौर्य को भी बीजेपी फूलपुर से चुनाव लड़ाती है। केशव प्रसाद मौर्य को दूसरी बार गलतफहमी होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि फूलपुर से वो 3 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत जाते। जब 3 लाख से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीते तो उनके मन में या उनके आसपास रहने वाले लोगों ने यह कहा कि साहब अब तो आप आने वाले वक्त में यूपी के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और इत्तेफाकन देखिए कि वो मुख्यमंत्री के सपने के साथ
प्रधानमंत्री के करीबी हो गए और उन्हीं दिनों अमित शाह को बीजेपी ने यूपी का प्रभारी बना के यूपी चुनाव 2017 के लिए यूपी भेजा और कहा यह जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने उनके करीब आने का हर वो रास्ता अपनाया और अमित शाह के करीबी बन गए। यही कारण रहा कि साल 2016 में ही उनको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। यहां आपसे बहुत दिलचस्प सवाल पूछने वाले हैं, आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। आगे की कहानी भी आपको सुननी है क्योंकि तभी आप आकलन समझ पाएंगे कि योगी मुख्यमंत्री क्यों रहने चाहिए या केशव को मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। जब उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया तो चुनाव में महज एक साल से 1 महीने का कम वक्त बचा था दोस्त। उसके बाद वो पार्टी के संगठन में जुट जाते हैं और चुनावी प्रचार करते हैं। बीजेपी 325 सीटें जीत जाती है 2017 में और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि ये जीत उनकी है, उनके नेतृत्व में ही पार्टी को जीत मिली है, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं एक सवाल जो पूछना चाहता था उसका आप जवाब दीजिए कि साल 2017 में आप योगी को जानते थे या केशव प्रसाद मौर्य को जानते थे? यही बात पार्टी आला कमान को भी समझाई जा रही थी आरएसएस की तरफ से कि योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा है और उन्हें उस कद के मुताबिक पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए ताकि पार्टी को फायदा मिले। और राम मंदिर का जो मुद्दा है वो यूपी में है, जो कृष्ण भूमि का जो मुद्दा है वो यूपी में है, जो बनारस का मुद्दा है वो यूपी में है, जो लहर होती है वो यूपी में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बनारस से चुनाव लड़े। वो इसलिए लड़े क्योंकि उस बात को वो बीजेपी और तेजी से फैला पाए कि उनका जो हिंदुत्व का जो नैरेटिव है वो बहुत स्पेशल है और उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के चुनावी रैली के दौरान ये कहा था, मां गंगा ने बुलाया है, मैं तो आया हूं। तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं और यहीं से दोनों नेताओं की कहानी शुरू होती है। लेकिन एक बार साल 2017 तक की रिपोर्ट पे समीक्षा कर लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य पहला चुनाव 2 में हारे, दूसरा चुनाव 2007 में हारे, तीसरा चुनाव वो जीते अपना 2012 में सिराथू से, चौथा चुनाव वो जो लड़े लोकसभा का वो जीते लगभग 3 लाख वोटों से। और योगी आदित्यनाथ 1998 में, 1999 में, 2004, 2009, 2014 ये 5 चुनाव योगी आदित्यनाथ जीतते हैं। खास बात यह है कि वो हर चुनाव ज्यादा नंबर से जीत जाते थे और हर बार उनके नंबर बढ़ जाते थे। केशव प्रसाद मौर्य के जीवन में अब कुछ सब कुछ सामान्य था। लगता ऐसा था कि भाई इनको तो मुख्यमंत्री आज नहीं कल पार्टी बनाने के बारे में सोचेगी। उनको मिला पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और डिप्टी सीएम का चेहरा। 19 का चुनाव आया, योगी आदित्यनाथ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देने लगे और उनका पहला नारा आपको याद होगा जब 15 अगस्त 2017 को उन्होंने ये कहा कि हर मदरसे से मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, कहां राष्ट्रगान होता है कहां नहीं। योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व फेस को हिंदुत्व के ब्रांड में बदलने लगे थे और केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी पे बैठ के मुख्यमंत्री वाला सपना पालने लगे थे। यहीं से दोनों नेताओं के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जो जैसा करने की कोशिश करता है सामने रास्ते उसके वैसे ही बनते दिखाई देते हैं। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन लंगड़ा से लेके यूपी पुलिस के हाथ खोल दिए। यूपी की कानून व्यवस्था को बदलने के लिए बड़ी मछलियों को पकड़ना शुरू किया, माफियाओं को डर दिखाया, माफियाओं को अंत दिखाया और माफियाओं को यह कहना पड़ा उनके जाने से पहले कि साहब हम तो मिट्टी में मिल चुके हैं, अब किस मिट्टी में मिलाएंगे। ऐसा अतीक को कहते आपने सुना, मुख्तार की हेकड़ी निकलते आपने देखा। यूपी का कोई ऐसा माफिया नहीं जो अपने आप को यह कहे कि सरकार कुछ नहीं, लेकिन इसी यूपी में लोग मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के डील करते थे और वो माफिया आम लोगों को परेशान करते थे। योगी आदित्यनाथ की लाइन बड़ी होती चली गई दोस्तों। अब बारी आती है साल 2022। ये 22 बहुत कुछ तय कर देगा। 2021 में केशव प्रसाद मौर्य से रिश्ते बेहतर करने के लिए योगी 7 कालीदास मार्ग केशव प्रसाद मौर्य के घर पे जाते हैं, उनके बेटे और बहू को बधाई देकर आते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अब भी मुख्यमंत्री वाला ख्वाब लेकर चलते रहे। 22 के चुनाव में एक ऐसा नतीजा आता है जिसने पूरी कहानी पलट दी और यहां से आप ये समझ पाएंगे कि योगी बड़े या फिर केशव प्रसाद मौर्य बड़े। कौशांबी की बीजेपी 5 विधानसभा सीटें हार गई। यह बीजेपी के लिए एक बहुत शर्मनाक नंबर था, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जब आप कभी किसी बड़े नेता के क्षेत्र में चुनाव लड़ने जाते हो और वहां पार्टी का आधार ही खत्म हो जाए।
इससे भी बड़ी शर्मनाक बात यह थी कि केशव प्रसाद मौर्य खुद भी अपनी सीट हार गए थे और बहुत बुरी तरह से हारे थे। कोई 200-400 से नहीं हारे थे, बड़े मार्जिन से हारे थे। और वो जो है एक बड़ी हार थी। और केशव प्रसाद मौर्य की हार पे सबसे ज्यादा जो जश्न मनाया गया था वो मनाया गया था समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक मिशन बनाया था और पल्लवी पटेल को उनके सामने उतारा। बहुत परपंच हुआ, उस पर तमाम बातें आप जानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के रहते डिप्टी सीएम बीजेपी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बहुत करारी हार कौशांबी में हार जाती है और वहां से भी समाजवादी पार्टी की जीत हो जाती है। अब इस बात को समझिए बहुत ध्यान से आप, यही होता है, वक्त का जो चक्र होता है वो कभी भी घूमता है। साल 2012 में जब केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जीते सिराथू विधानसभा से, उस वक्त बीजेपी प्रयागराज मंडल में सिर्फ एक विधानसभा सीट जीती, वो थी सिराथू केशव प्रसाद मौर्य की सीट। और अब आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, बीजेपी एक सीट वहां से नहीं निकाल पाई, प्रयागराज भी हार गई, कौशांबी भी हार गई। तो बीजेपी के लिए तो बहुत शर्मनाक हो गया और बीजेपी के लिए वो चीज दोबारा से खड़ी हो गई जैसे यूपी में कोई बीजेपी का आधार नहीं था। आज प्रयागराज मंडल के आसपास की ज्यादा सीटों पर आप देखिए, आपको वही बीजेपी आधारहीन दिखेगी। तो केशव प्रसाद मौर्य बस उनके पास इस बात का एक रिपोर्ट है, एक फाइल है कि आला कमान के पास अब वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि साहब जो कुर्मी वोटर है यूपी का, वो 19% बीजेपी से कम हो गया। साहब जो जाटव है वो भी 19% कम हो गया। और जो गैर यादव वोटर हैं, जो ओबीसी के जो मेन वोटर कहे जाते हैं, वो भी बीजेपी से 13% कम हो गए। योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो आपकी सरकार 27 में नहीं बनेगी। और इसी बात का जिक्र जौनपुर के बदलापुर से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा करते हैं कि साहब अगर आपने फैसला नहीं लिया तो योगी के दम पे 27 की सरकार नहीं बनेगी। सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस ओबीसी रिपोर्ट का जिक्र दिल्ली आला कमान के सामने कर रहे थे, वो रिपोर्ट सिराथू या कौशांबी में लागू क्यों नहीं हुई? अगर आप ओबीसी के चेहरे पे गए तो पार्टी को जीत क्यों नहीं मिली? ये अब तक की रिपोर्ट में आपने ये देखा कि किस नेता ने कितना चुनाव अपने आप में जीता और कितने चुनाव उनको गंवाने पड़े। लेकिन एक बात छूट गई, उस बात को भी समझ लेना चाहिए दोस्तों। यहां फैसले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फैसलों से ही कोई नेता बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है। जिसके फैसले में दम, वो बड़ा इंसान बनता है, ये तो हमेशा कहा जाता है। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी की सियासत में कोई बहुत बड़ा नैरेटिव नहीं गढ़ा, कोई बड़ा एजेंडा नहीं शुरू किया। अगर पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिला था तो उस मंत्रालय को कायाकल्प में बदलने की कोशिश नहीं की। इधर योगी अपने आप में हर एक नया एजेंडा बनाते रहे, काम करते रहे, बुलडोजर दौड़ाते रहे। और दोनों नेताओं के अंक अब आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। केशव प्रसाद मौर्य के पास ओबीसी वोटर है, जिसके दम पे वो दिल्ली आलाकमान के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को आप मौका मत दीजिए, मौका मुझे दीजिए। और योगी आदित्यनाथ अपना कोई चुनाव नहीं हारते हैं, वो हर चुनाव ज्यादा नंबरों से जीत कर आए। और जब भी उन्हें पार्टी ने मौका दिया, उन्होंने उसको साबित किया कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। साल 2022 में जिस वक्त केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से हारे, उसी वक्त गोरखपुर से टिपिकल विधानसभा सीट पर योगी आदित्यनाथ की तकरीबन 1 लाख वोटों से ज्यादा अंतरों से जीत हासिल होती है दोस्तों। अब आप बताइए कि केशव बड़े या योगी बड़े? पार्टी के अंदर दोनों नेताओं में किसका बड़ा कद? योगी आदित्यनाथ ने संगठन में काम नहीं किया, लेकिन जीत का स्ट्राइक रेट किसका ज्यादा है? योगी आदित्यनाथ ने कभी आरएसएस में काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा जमीन पर लाने का काम किसने बेहतर किया? योगी आदित्यनाथ ने कभी जिला इकाई में काम नहीं किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बेहतर किया या केशव ने? वो आपको तय करना है। और यह भी आपको बताना है कि क्या वाकई में इन 40 सालों की बातों में केशव प्रसाद मौर्य कभी किसी मौके पर योगी से 20 होते दिखाई दिए? क्योंकि पार्टी आला कमान के पास जाकर उनके कान भरकर आप लखनऊ की सियासत में किस्सा तो गढ़ सकते हैं, लेकिन सियासत से कुर्सी तब नहीं मिलेगी जब जनता आपके साथ नहीं रहेगी दोस्तों। और यही कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य के हाथ से बाजी निकलती दिखाई दे रही है। इधर दिल्ली में योगी आदित्यनाथ से पूरी रिपोर्ट ली जाएगी और यह कहा जाएगा कि आप 27 की तैयारी करिए, क्योंकि योगी अपने तरफ से पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके काम में किसी का दखल है नहीं। यहां तक कि केशव जी और पाठक जी दोनों को उन्होंने अपने बड़े फैसलों से एग्जिट करा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक सूरज ढलने की कगार पे पहुंचेगा? क्योंकि अगर योगी से दुश्मनी उनकी चलती रही और 24 चुनाव तो गया हाथ से, 27 के चुनाव में अगर बीजेपी सिराथू नहीं जीती, बीजेपी कौशांबी नहीं जीती, तो फिर किस अधिकार से केशव प्रसाद मौर्य ये कहें
कहेंगे कि साहब हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि हार के बावजूद पार्टी ने आपको डिप्टी सीएम बनाया और उसके बावजूद आप जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि कौशांबी के निकाय चुनावों में भी बीजेपी की इस बार हार होने की संभावना है। और केशव प्रसाद मौर्य योगी को हटाकर अगर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख भी रहे हैं तो क्या उन्हें ये नंबर नहीं देख लेना चाहिए, रास्ते नहीं देख लेने चाहिए, काम और राजनीतिक अनुभव में आकलन नहीं कर लेना चाहिए? क्योंकि योगी का अनुभव अपने आप में बड़ा हो गया है और केशव का भी अनुभव बड़ा हो गया है, लेकिन दोनों में अगर आप अंतर देखेंगे तो ठोकरें ज्यादा योगी ने खाई हैं और धक्के ज्यादा योगी ने खाए। उन्हें पार्टी में साबित करना पड़ा, पार्टी में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। अगर उनके गुरु अवैधनाथ न होते तो गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को कभी कोई पूछता भी नहीं लोकसभा के लिए। अवैधनाथ उनके गुरु थे, मटकी गद्दी योगी के पास थी और ये परंपरा सालों पुरानी है कि जिसके पास मटकी गद्दी उसको मिलती है, उसको लोकसभा चुनाव में टिकट मिलता था। ये परंपरा आगे बढ़ी और योगी को टिकट मिल गया, योगी सांसद बन गए। उन्होंने अपने आप को प्रूफ कर दिया। उनकी कोई लॉबी नहीं थी, उनकी बहुत बड़े नेताओं से कोई मुलाकात नहीं थी, उनकी कोई सेटिंग नहीं थी, उन्होंने किसी से पार्टी का टिकट नहीं मांगा। एक बार जीते, 5 बार जीते, 6वीं बार विधानसभा में जीते, अभी यूपी के मुख्यमंत्री हैं। नेम प्लेट वाले विवाद में फिलहाल योगी के एक्शन से पूरे देश में हड़कंप मचा है। केशव प्रसाद मौर्य से मीडिया ने पूछा, साहब फैसला कैसा लगा? कहना पड़ा, नाम तो लिखना पड़ेगा। इस विश्लेषण पे आप जरूर बताइएगा, कुछ छूट गया है तो आप जरूर इसमें लिखिएगा। दूसरी बार जब भी वीडियो बनाएंगे उसका जिक्र करेंगे दोस्तों।